तो आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प जैसे मान लीजिए तारक केंद्र है, गाल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया किसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है। आइए इसके प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों में संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं। कुल टोटल 46 होते हैं। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम की कुल संख्या 23 जोड़ी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY 44 प्लस XY पुरुषों में 44 प्लस XY, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX। स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है। 23वां जोड़ा जो है पुरुष में XY और महिला में कितना होता है? पुरुष में XY होता है, महिला में XX होता है। महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक पेरेंट से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिससे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनता है। XY से पुत्र और XX से पुत्री की प्राप्ति होती है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो दोस्तों, ये कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण
कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। ये किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। तो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने, केंद्रक, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। केंद्रक, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो दोस्तों इसमें जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब इसके मुख्य तथ्य के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर, किसमें? जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरी हुई कोशिकाओं को कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। यानी श्वसन की जो क्रिया होती है वो प्रत्येक जीव की कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। श्वसन संबंधित जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन शेष जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। विकल्प देखिए दोस्तों, राइजोबियम, लेग्यूमिनम, सैरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फाइजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो दोस्तों सोयाबीन में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया राइजोबियम जैपोनिकम है। राइजोबियम जैपोनिकम है। आइए इसके प्रमुख तथ्यों को बारे में देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। किसमें? अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचो से ग्रंथि बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं के संगति या संहति है। पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं के संगति है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? मस्तिष्क, अंडाशय, प्लीहा, आग्नेयाशय। तो दोस्तों ये पित्त पिंड आग्नेयाशय कहाँ पे? दोस्तों पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? तो ये अंडाशय। क्या है? अंडाशय। पित्त पिंड अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं के संगति है।
तो आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति मांस पिंड कहलाती है। इत्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कॉपर्स ल्यूटियम नामक पित्त ग्रंथि का विकास होता है। कौन सा? कॉपर्स ल्यूटियम नामक ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। इससे निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो भी क्या है? ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों ए तथा बी, यानी ए तथा बी। प्लाज्मा झिल्ली यानी किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगर्म सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। कितने परतों से होता है? 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन द्वारा, कौन कौन? बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घास्थि में, यकृत में, अग्न्याशय में, तिल्ली में। तो मानव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। किसमें? तिल्ली। तो आइए जानते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइटस सेल्स का एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइटस तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं, बी लिम्फोसाइटस तथा टी लिम्फोसाइटस। बी लिम्फोसाइटस और टी लिम्फोसाइटस जो है लसिका कोशिका के 2 प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों? तो जैसा कि आप वर्णन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ग्लूकोज का अपघटन, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन, क्रेब्स चक्र। तो ध्यान रखना है इसमें क्रेब्स चक्र, यानी हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद क्या है? क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ पे? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने किया था। किसने? हैंस क्रेब्स ने किया था। इसी के नाम से क्रेब्स चक्र यानी
हाइंस क्रेब्स के नाम से क्रैब चक्र जाना जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? शारीरिक अंगों का, अस्थियों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। तो हमारा शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का बना है, जल का बना। आइए प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। कितनी? 2/3 तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।